तो आज हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 या कहें चैप्टर नंबर 5, अगर इंट्रोडक्शन को चैप्टर 1 माने तो हमें मनी पढ़ना है। मनी में क्या क्या पढ़ाया है स्कूल में। वैसे इस चैप्टर में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक मनी की डेफिनेशन और एक सप्लाई ऑफ मनी। इसके अलावा जो दे रखा है आपको चैप्टर के अंदर वो सब एक्स्ट्रा पार्ट है, वो डिलीटेड है। पहले हुआ करता था पार्ट, अब नहीं है। बता देता हूँ मैं आपको, सारे कुछ ही बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें शायद सिर्फ और सिर्फ जो हमारे कोर्स में है वो एक मनी की डेफिनेशन है और एक सप्लाई ऑफ मनी है। मनी में है मीनिंग एंड फंक्शंस, अच्छा दोनों हैं। सप्लाई ऑफ मनी, अच्छा सिर्फ मनी की मीनिंग और फंक्शंस हैं। सप्लाई ऑफ मनी, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स, ये दो चीज़ें। मनी क्रिएशन बाय, ये सब उसमें आ जाएगा। वैसे आपको मैं समझा देता हूँ। चैप्टर नंबर 4 मनी। देखो, मनी के आने से पहले क्या था? बार्टर सिस्टम। पहले चलता था बार्टर सिस्टम, और बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था? गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। अपन कह सकते थे गुड्स वर एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स। इसको अपन सीसी इकोनॉमी कहते थे, कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। ऐसी इकोनॉमी जिसमें बार्टर सिस्टम चलता था उसको क्या कहते थे अपन? सीसी इकोनॉमी, दैट इज कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी इकोनॉमी। अब बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम थी? अपन ने कहा सबसे पहले इसके अंदर जो प्रॉब्लम आई वो है मेजर प्रॉब्लम, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट। प्रॉब्लम ऑफ डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट, ये मेजर प्रॉब्लम थी इसकी। साथ साथ और भी प्रॉब्लम थी, जैसे स्टोरेज में प्रॉब्लम थी, स्टोरेज करने में प्रॉब्लम थी, ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम थी, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स में प्रॉब्लम थी। तो ये सब अपन ने कहा था लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहले अपन किसी चीज की जो वैल्यू है वो बता नहीं पाते थे कि एक गाड़ी की वैल्यू कितनी है, तो लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। फिर बात करी अपन ने डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। पहले हमें गुड्स के फॉर्म में सेविंग्स करनी पड़ती थी। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एक ही चीज में लिख दिया इन्होंने, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। पहले ट्रांसफर करने में प्रॉब्लम रहती थी। फिर अपन ने कहा डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। ठीक, ये सारे इसमें प्रॉब्लम थे। स्टार्टिंग में हमने कहा कि वांट्स जो थी वो लिमिटेड थी, गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड थे। गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड होने की वजह से हमारी जो वांट्स थी वो भी कम थी, वांट्स भी लिमिटेड थी। ठीक है, बट जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा हो गए अब हमारी वांट्स बढ़ने लगी, और जो ये बार्टर सिस्टम है वो अनइफेक्टिव हो गया। ये चीज समझ में आनी चाहिए कि स्टार्टिंग में पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम चलता था, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे, और इस गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होने में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में खास बात यही थी कि जो मुझे बेचना है वो सामने वाला खरीदना चाहता हो, और जो सामने वाले को बेचना है वो मैं खरीदना चाहता हूँ। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो मुझे बेचना है वो सामने वाला खरीदना चाहता हो, और जो मुझे खरीदना है वो सामने वाला बेचना चाहता हो। सोचो ऐसा इंसान ढूंढना कि आज मुझे आईफोन खरीदना है। सोचो आप, आज मैं आईफोन चाहता हूं और मैं ये रेडमी को बेचना चाहता हूं। सोच के देखो, ऐसा इंसान ढूंढ पाना कितना मुश्किल काम हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था कि इतने गुड्स एंड सर्विसेज नहीं थे। जब गुड्स एंड सर्विसेज इतनी नहीं थी तो एक्सचेंज ऑब्वियसली बहुत कम होता होगा, लिमिटेड एक्सचेंज की नीड महसूस होती थी। लेकिन जब गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज्यादा हो गए, जब गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो गए तो उस केस में एक्सचेंज की ज़रूरत ज़्यादा महसूस होने लगी, और जब ज़्यादा एक्सचेंज की ज़रूरत महसूस हुई तो ऐसे सिचुएशन में ये जो हमारा बार्टर सिस्टम था ये क्या हो गया? फेल हो गया। क्योंकि ऐसा कर पाना, बार बार ऐसे लोगों को ढूंढ पाना, हर चीज़ के लिए हमें ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो हम बेचना चाहते हैं वो खरीदना चाहता हो, जो हम खरीदना चाहते हैं वो बेचना चाहता हो, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। आज आप एक पर्सन को, मैं कह रहा हूँ कि एक पर्सन को ढूंढ के देखें तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। आगे बात समझ में? इसलिए बार्टर सिस्टम इनइफेक्टिव हुआ। स्टार्टिंग में क्यों चल रहा था? क्योंकि पहले के जमाने में गुड्स एंड सर्विसेज बड़े लिमिटेड हुआ करते थे। आज आपको इतनी सर्विसेज अवेलेबल है, आज आपके पास इतने गुड्स अवेलेबल हैं, बट आज से कुछ टाइम पहले की बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा 100-200 साल पहले कि हमारे पास गुड्स बहुत लिमिटेड थे, है ना। सिर्फ लोग जिसको कहते हैं ना बेसिक नीड्स, उतने ही गुड्स थे, और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए गेहूं चावल और इनकी बात करते थे, सिंपल बेसिक नीड्स।
आज से 100 साल पहले की भी बात करके देख लें तो ना तो कपड़े ऐसे हुआ करते थे, सब कुछ चेंज हो चुका है 100 साल के अंदर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा उस टाइम पहले बार्टर सिस्टम चल जाता था। खैर ये तो उस 100 साल पहले भी पैसा आ गया था, बट उससे पहले जाकर देखेंगे तो और पहले की बात सोचेंगे तो उस टाइम तो बिल्कुल ही लिमिटेड रहे होंगे। हम हमारे पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो बताते हैं तो उस टाइम पर भी लिमिटेड थी चीज़ें, लेकिन उससे भी पुराने टाइम की पहले बात करें तो कितना और लिमिटेड रही होंगी। और उस केस में ये प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं लगती होगी लोगों को। लेकिन जैसे जैसे गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ने लगे तो आपके पास में एक्सचेंज की जरूरत ज्यादा होने लगी, और जब एक्सचेंज की नीड ज्यादा हुई तो उस केस में ये जो बार्टर सिस्टम है ये इनइफेक्टिव हो गया। और अब लोगों को लगा कि यार ऐसा कुछ तो डेवलप करें जिसको लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लें, जिसको देखकर कुछ भी खरीदा जा सके, जिसके बदले में कुछ भी बेचा जा सके। क्लियर है? पहले तो हमें ढूंढना पड़ता था, बट अब क्या है, पहले सेल और परचेज दोनों एक साथ होते थे बार्टर सिस्टम में। आप सोचो, बार्टर सिस्टम के अंदर सेल और परचेज दोनों एक साथ ही हो रहे थे। एक चीज प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और एक चीज परचेज कर रहे हैं। अब मनी के आ जाने से सेल और परचेज दोनों अलग अलग हो गए। मीन्स अब हमें एक साथ करने की जरूरत नहीं है। जिसको बेचना है, जो चीज बेचनी है वो बेचकर पैसा ले लेता है, और उस पैसे से वो जो खरीदना चाहता है वो कहीं पर भी जाकर वो खरीद सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बार्टर सिस्टम में जो मेन जो आपके पास प्रॉब्लम थी दैट इज प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। समझ में आ गया? एक को जो खरीदना बेचना है वो सामने वाला खरीदना चाहता हो, जो मुझे खरीदना है वो सामने वाला बेचना चाहता हो। दो बार इच्छाओं को मैच कराना पड़ेगा, वांट्स को कितनी बार कोइंसाइड करना पड़ेगा? दो बार। इसीलिए अपन ने कहा प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम थी, बाकी ये सब तो इसके साइड में मतलब सेकेंडरी है, बट प्राइमरी जो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा जो फेस हुई वो यही थी, प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी की वजह से बार्टर सिस्टम फेल हुआ। इसी की वजह से हमें लगा कि नहीं, हमें कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए जिसको लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट कर सकें। तभी जाकर हमने मनी को इन्वेंट किया। आगे बात समझ में? देखो ना, आपने पढ़ा है कि जरूरत जब होगी इंसान को, तो जैसे अभी हम कह रहे हैं कि पानी नहीं है, पानी कम होगा, आने वाले टाइम में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 27 साल में अन्न खत्म हो जाएगा, अर्थ से पानी खत्म हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, टेम्परेचर 50 प्लस रहने वाला है। तो ये सारी चीजें जो रिपोर्ट्स में दे रहे हैं, कुछ ना कुछ इंसान करेगा ही करेगा, इन्वेंशन तो करता ही रहता है। पानी तो बहुत है लेकिन पीने लायक नहीं है, अब उस पानी को पीने लायक बनाएगा। तो साइंटिस्ट का काम यही है ना? जब कोई चीज़ जरूरत होती है तब हम सोचते हैं उस बारे में, उस डायरेक्शन में, और जरूर उसके बारे में प्रूव। तो यहाँ पर भी लोगों ने क्या सोचा कि अब क्या किया जाए, कुछ भी ऐसा बनाया जाए जिसको लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कुछ भी एक मेटल बनाते हैं, इसको नाम दे दिया उन्होंने मनी। अब देखो है क्या मनी? सिर्फ ये ऑथराइज्ड है ना, सोच के बनाया है किसी ने कि भाई ठीक है इसको ऑथराइज दे दो गवर्नमेंट के थ्रू कि ये चीज़ है, इसको इतने रुपए की मान्यता है, उसको लोग सब मनी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। मनी से कुछ खरीदना होता है वो खरीद लेते हैं। तो स्टार्टिंग में जब मनी को इन्वेंट किया गया तब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम के बेसिस पे इसको इन्वेंट किया गया था कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स आ रही थी। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज चाहिए था। तो मनी का बेसिक फंक्शन जो था वो क्या था? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। लेकिन मनी के आने से और भी उसके फीचर्स हमारे सामने आए, है ना? कैसे कैसे फीचर्स थे? जैसे पहले क्या होता था, आपके पास हम ये नहीं बता सकते थे कि एक गाड़ी की वैल्यू कितनी है। एक कार की इतनी बफेलोज के बराबर वैल्यू है, इतनी काउज के बराबर, इतनी हॉर्सेस के बराबर। तो हम पहले कुछ प्रेडिक्ट या किसी चीज की वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते थे कि इतनी है। आज हम बता देते हैं इस गाड़ी की इतनी वैल्यू है। क्लियर है? आज हम हर चीज को पैसे में, मॉनेटरी में बता सकते हैं कि अच्छा ये पैनल कितने का है ना? अब हम हर चीज को बता सकते हैं। तो पहले ये लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू था, जबकि मनी आ जाने से ये कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, अब ये जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। अब हम किसी भी चीज को पैसे के टर्म्स में बता सकते हैं। दूसरी बात है, देखो जो ड्रॉबैक्स हैं इसके, वही क्या है? मनी के फीचर्स या फंक्शंस हैं। अगला आगे आपके पास स्टोरेज ऑफ वैल्यू। पता है आपको, पहले के टाइम पर गुड्स सेव करते थे अपने पास, और कोई तरीका था नहीं। जब गुड्स को सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए होता था? स्पेस रिक्वायर्ड था, स्टोरेज कॉस्ट आती थी,
और उस स्टोरेज करने में रिस्क रहता था, कोई फ्लड आ जाए, है ना। और उसके अलावा वैसे भी डिटेरिएट हो जाती है क्वालिटी, आपको पता है ना कि गुड्स को अगर सेव करना है तो प्रॉपर एनवायरनमेंट में सेव करना पड़ेगा। तो डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का मतलब यहां से अगर आपको डेली सेविंग्स मतलब पैसा चाहिए होता था तो पहले गुड्स को ही भेजना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, बट अब ऐसा नहीं है। आज के टाइम तो पैसा भेजना कितना आसान हो गया है, विद इन सेकेंड्स बात करते करते पैसा चला जाता है। सामने वाले को कहते हैं भाई चेक कर, फोन पे रहते हैं, और सामने वाले को क्या कहते हैं, भाई चेक कर देख आगे होंगे। वही चीज़ है ना। मीन्स हमें फोन कट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, आईएमपीएस सुना होगा आपने। तो इसमें क्या होता है, आपके पास में तुरंत इधर आपने भेजा उधर तुरंत मैसेज आ जाएगा आईएमपीएस में। और आईएमपीएस के चार्जेस भी लगते हैं। आईएमपीएस के मतलब बहुत बेसिक चार्ज लगते हैं, 1 लाख रुपए तक 5 रुपए है शायद कुछ, है ना, बहुत कम चार्जेस हैं। लेकिन ये कि मनी तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। कई बार क्या होता है, पहले प्रॉब्लम क्या थी, पैसा भेजने को किसी को कहते थे, अब वो भेज रहा है भेज रहा है भेज रहा है, हम कहीं किसी को पेमेंट करनी है, हम इंतजार कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आईएमपीएस यूज कर लेते हैं हम, कि जब जल्दी होती है, मैं खुद वही है कि अनटिल अनलेस जल्दी नहीं है तब तो एनईएफटी कर दो, ठीक है, 15 मिनट में 20 मिनट में पहुंच जाएगा, 1 घंटे में पहुंच जाएगा, आधे घंटे में पहुंच जाएगा। लेकिन जब पता है कि ये तो अभी जरूरत है तो फिर आईएमपीएस यूज करना पड़ता है। एक होता है यूपीआई, यूपीआई पता होगा आपको, है ना। यूपीआई में भी डायरेक्ट पैसा तुरंत चला जाता है, लेकिन यूपीआई की एक दिन की लिमिट होती है। हाँ, कितना कितना कितना, एक दिन में 1 लाख। यूपीआई से मैक्सिमम आप एक दिन में 1 लाख कर सकते हो, 1 लाख से ज्यादा इन एनी केस नहीं कर सकते आप। एनईएफटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कितना भी कर सकते हैं। आईएमपीएस में भी आप कितना भी कर सकते हैं, चार्जेबल होता है, जितना लैक्स में चला जाता है उस हिसाब से वो चार्ज लग जाता है ना, कुछ सर्टेन लिमिट्स पर वो देता है, उसमें ऑप्शन आता है। ठीक है, एक आरटीजीएस भी होता है। आरटीजीएस ये सब कल ना, ये सारी फॉर्म फुल फॉर्म इनकी पढ़ के आना। आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये सब पता होने चाहिए। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हो, इनके सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये सब फैसिलिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अच्छा एनईएफटी कैसे कराते हैं, कैसे एनईएफटी होती है, बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कैसे होता है, बैंक में पैसा कैसे डिपॉजिट कराते हैं। बहुत से बच्चों को तो डिपॉजिट कराना नहीं आता, है ना। और जब नहीं आता तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, किसी दिन बैंक में जाकर डिपॉजिट करना पड़ेगा तो उस दिन आपको अलोन फील होगा। इसको बोलते हैं कि हमें चीज़ें पहले से समझ में आनी चाहिए। किया है, हाँ, वो सब मैंने 11th क्लास में आपको बताया है, पे इन स्लिप दिखाई भी थी कि कैसा पैसा डिपॉजिट करना है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको प्रैक्टिकली भी करके देखना है ना। देखा, खुद फिल किया, ठीक है। तो ये काम आपको कल करके लेके आना है। आरटीजीएस कब कराने की जरूरत होती है, आरटीजीएस बैंक जाकर होती है। आरटीजीएस बैंक जाकर होती है। इनके बारे में थोड़ा पढ़ना भी कि एनईएफटी कितने अमाउंट तक की होती है, एनईएफटी कब यूज करते हैं, आरटीजीएस कब यूज करते हैं, ये सब पता होना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि जो बच्चा कहता है ना कि मुझे नॉलेज चाहिए, तो अपने फील्ड से रिलेटेड ये सारी चीज़ें तो आपको ये सब चीज़ें दूसरों से अलग बनाएंगी अगर आप लोगों को आता है, क्योंकि बाकी बच्चे ध्यान देते नहीं। तो अगर आपने थोड़ा सा बैंक वैंक पे थोड़ा सा इस तरीके से फोकस, तो कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आता है। चीज़ें सीखने को मिलती हैं तो अच्छा लगता है कि यार कुछ नया सीखे। ठीक है, चलिए। अच्छा, यूपीआई वाली जो पेमेंट्स हैं जो मैं बता रहा था, इसके बारे में पढ़ना कि यूपीआई पेमेंट्स 1 लाख तक। और यूपीआई पेमेंट का मतलब ऐसा नहीं है आप चाहे उसको फ़ोन पे यूज़ कर लें, चाहे आप वो गूगल पे यूज़ कर लें, एक दिन में 1 ही लाख हो सकता है। ऐसा नहीं कि फ़ोन पे 1 लाख हो जाएगा, इस पे यूपीआई एक ही होता है। हाँ, है ना। तो वो आप देखना, उसमें सारी चीज़ें आपको समझ में। रिसीव तो कितना भी कर सकते हो यूपीआई से, जब सामने वाला 1 लाख से ज़्यादा भेज नहीं पाएगा। रिसीव तो कितना भी कर सकते हो, रिसीव करने पे नहीं है, सेंड करने पे, सेंड करने में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको मैं तो कहता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ों को समझो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की बात चल रही थी। ट्रांसफर में आपको समझ में आ गया था, आजकल तो बहुत ऑप्शंस हैं, भीम है, यूपीआई वगैरह सब कुछ काफ़ी है। इन सब की ना फुल फॉर्म्स पता होनी चाहिए, ये सब क्या फैसिलिटीज़ होती है पता होना चाहिए। मैंने बताया था बैंक में कैशियर को क्या कहते हैं, टेलर, TELLER, टेलर। और जब कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो एक स्लिप मिलती है, वो लंबी सी, सबसे पहले वो किसी भी कोने में पड़ी रहती है ना। आप चाहें तो घर लेकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको अपन बोलते हैं पे इन स्लिप, उसको बोलते हैं पे इन स्लिप, दैट इज डिपॉजिटिंग स्लिप। कुछ भी चेक या कैश डिपॉजिट कराना होता है आपको, तो उसमें पूरे पर्टिकुलर्स भरने पड़ते हैं। ठीक है,
बहुत बोरिंग काम लगता है, अगर नहीं आता हो तो वैसे भी कॉन्फिडेंस कम रहता है, पहली पहली बार करना पड़ जाए तो बड़ी दिक्कत आती है। मैं खुद बहुत कम मैंने यूज़ किया है, मतलब पैसा डिपॉजिट करा है, क्योंकि कब जरूरत पड़ती नहीं है डिपॉजिट कराने की, पैसा आता है अकाउंट से, आता है अकाउंट में चला जाता है, ऐसे ही यूज़ होता है। और मेरे पास तो भैया रहते हैं, तो कोई चेक वैक कुछ देता भी है तो मैं डायरेक्ट भैया को दे देता हूँ, वही जाते रहते थे। अब क्योंकि बैंक बगल में आ गया, इधर कर लिया मैंने एक्सेस में, तो एक अलग चीज़ है कि अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ट्रांजेक्शन, पहले जाने की दिक्कत होती थी। तो मैं वही बता रहा हूँ, आप लोगों को करके देखनी है, ये करके देखो, अपने घर वालों को कहो भाई थोड़ी बहुत हमें भी सिखाओ, कुछ एक्सपोजर दो। इसी को बोलते हैं लोग जो कहते रहते हैं ना बाद में हमें एक्सपोजर चाहिए, किस चीज़ का एक्सपोजर? यही एक्सपोजर है कि यहाँ घर पर रहकर भी आप इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स थोड़ा आपको इंडिपेंडेंट बनाएं और आप सोचें कि अच्छा मेरे को इंडिपेंडेंट बनना है। नहीं तो क्या होता है, कईयों के यहाँ रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, फिर बच्चे को जाना पड़ता है, फिर तो कुछ सीखना है तो बाहर जाना पड़ेगा। अदरवाइज तुम घर पे रह के सब कुछ सीख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन, इंटरेस्ट इंटरेस्ट बेनिफिट नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन कि इकोनॉमी को कैसे बेनिफिट होता है। तो हम अगले वाले चैप्टर में बैंकिंग का पहला टॉपिक यही है कि मनी क्रिएशन। बैंक वालों के पास अगर 100 रुपए रखे हैं ना, तो वो 100 रुपए से 1000 रुपए बना सकते हैं। सोच के देखो तुम, बैंक वालों का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है मनी क्रिएशन का। घर पर रखा है 100 रुपए तो 100 रुपये, बैंक में 100 रुपए रखा है तो वो 100 की बजाय कितना बन गया? 1000। कैसे वो बताया जाएगा अभी आपको। देखो आपने क्या किया, अ, अगर मैं बात करूं आपसे कि मनी बनता कैसे, तो आरबीआई के पास पावर है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास पावर है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो जितने भी 1 रुपी नोट और जितने भी क्वाइंस हैं वो सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है, और आरबीआई बाकी सारे पेपर नोट्स इशू करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि आरबीआई करता क्या है कि आपके पास में कमर्शियल बैंक्स के पास क्या कोई करेंसी इशू करने की पावर है? आईसीआई के पास, एचडीएफसी के पास नहीं है, इनके पास कोई पावर नहीं है। अब होता क्या है, आपने पैसा रखा हुआ है, अब देखो तुम ये नेचुरल तुम फील करोगे कि ये टॉपिक बिल्कुल नेचुरल है, मनी क्रिएशन का आएगा अपने पास। आपने कहा कि पैसा आपने बैंक में रखा, सोचो आप, अब क्या सारे के सारे एक ही दिन पैसा निकालने चले जाओगे? नहीं जाओगे, पहली बात तो सारे जाओगे नहीं, और जितने जाएंगे वो भी सारा पैसा निकाल कर नहीं लाएंगे। तो बैंक का ये पास्ट एक्सपीरियंस है कि सिर्फ और सिर्फ 10%, सिर्फ और सिर्फ 10%, 20%, मतलब बैंक का एक्सपीरियंस होगा। उस चीज़ के लिए हमें उस पर नहीं जाना, हमें एक हाइपोथेटिकल फिगर ले लिया कि बैंक का एक्सपीरियंस है कि सिर्फ 10% कस्टमर्स आते हैं दिन में पैसा निकालना। जितना हमारे पास रखा है उससे 10% से ज़्यादा की हमें ज़रूरत रखने की है ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास 1 लाख रुपए आया तो बैंक कहेगा 10,000 तो अपने पास सेव कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे निकालने आएंगे लोग, क्योंकि जितने निकालने आते हैं उतने फिर डालने भी तो आते हैं। वो तो बैंक का तो दोनों सिस्टम चलता है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट, कुछ लोग निकालने आ रहे हैं, विड्रॉ करने आ रहे हैं, कुछ लोग डिपॉजिट करने आ रहे हैं। तो बैंक क्या करता है, 10,000 तो सेफ रख लिए और 90,000 को लोन दे देता है। तो बैंक ने क्या किया, 1 लाख में से 90,000 का लोन दे दिया। और बैंक कभी भी ना कैश में आपको लोन नहीं देता, हमेशा अकाउंट में ही लोन देता है। ठीक है, अकाउंट ओपन करवाएगा, नया अकाउंट ओपन होगा, उसके अंदर वो लोन अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करेगा। अब वो पैसा क्या आपने तुरंत निकाल लिया होगा सारा का सारा? नहीं, उसमें भी वही सिस्टम चलता है कि थोड़ा बहुत निकालोगे। तो उस बेसिस पे बैंक को फिर लगा कि अच्छा तुमने 90,000 का दिया, तो अब टोटल लाइबिलिटी जितनी भी है 1,90,000, 1,90,000 में से 10% 19,000 रख लेगा बैंक। बाकी का रिमेनिंग अमाउंट जो है 1 लाख में से 19,000 लेस करने के बाद 81,000 फिर दोबारा से लोन दे देगा। मीन्स ये लोन देने की प्रोसेस जो है वो चलती रहेगी चलती रहेगी। तो बैंक अपने पास 10,000 को देखकर वो 1 लाख तक के लोन क्रिएट कर लेता है। मीन्स बैंक ने, कमर्शियल बैंक्स ने, उनके पास कोई करेंसी इश्यू करने की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या वो मनी क्रिएट कर पा रहे हैं? यस, ये हमें क्वेश्चन पढ़ना है, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। ये बैंकिंग का पहला पहला टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ठीक है, हम जितना पैसा बैंक में रखेंगे उतना बेनिफिट है इकोनॉमी का, वो आपको समझ में आ जाएगा थोड़े टाइम बाद। और डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में अगर किसी को आज सैलरी देनी है तो डिसाइडेड हो जाती है इतनी सैलरी देंगे। आज किसी से पैसा लोन लेते हैं तो हम डिसाइडेड हो जाता है कि इतना % आपको इस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। लेकिन पहले क्या होता होगा, बड़ी मुश्किल होती थी, कैसे डिसाइड करेंगे फ्यूचर में कितना कितना गाय देंगे, कितनी भैंस देंगे, सोच वहां पे प्रॉब्लम थी।
तो इसलिए पहले डिफिकल्टी थी फ्यूचर पेमेंट्स करने में, अब ये डिफिकल्टी भी सॉल्व हो गई। तो जो ये आपके पास ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के, वही सारे के सारे क्या हैं, फंक्शन हैं मनी के। पहला फंक्शन आएगा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज या कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। पहला सबसे फॉरमोस्ट फंक्शन यही था कि हमें क्या चाहिए था, एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हाँ, ये सारे फंक्शन तो बाद में देखे अपन ने कि अच्छा ये कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के साथ साथ इसके आने से अब पैसे को स्टोर करना बड़ा आसान हो गया। स्टोर करना, सोचो ना, मनी के आने से प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। स्टोरेज आपको स्टोरेज कॉस्ट नहीं लगती है, आप कभी भी कैसे भी सेव करें। और जो आज रखा है 2000 का नोट, वो 10 दिन बाद भी 2000 का ही मिलेगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी इन्फ्लेशन के साथ वो होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब नहीं होगी, चलेगा 2000 में ही। क्लियर है? जबकि गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता था कि आज जो वैल्यू है गुड्स की वो खराब हो सकती है, 10 दिन बाद वो वैसे ना रहे। ठीक है, आई बात समझ में यहां तक? तो ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ था नहीं ऐसा। आपको सबसे पहले बस यही ध्यान रखना है कि बार्टर सिस्टम क्या था, बार्टर सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स थी, और बार्टर सिस्टम के जाने से फिर आ गया आपके पास मनी। ठीक, ट्रेड क्रेडिट पॉसिबल नहीं था, ऐसा कैसे कह सकते हैं? बार्टर सिस्टम में ये था कि गुड्स अभी ना देके बाद में दे दो, देना तो गुड्स में ही पड़ेगा। रिकॉर्ड तो रखते ही होंगे ऑब्वियसली। अगर ये देखो बिजनेस करना है, आज कुछ गुड्स लिए है ना, प्रोडक्शन बाद में करके वापस लौटा सकते हैं। वो किसी पर्सन ने ले लिया कि मान लो चलो ठीक है, कोई रॉ मटेरियल ले लिया और कहा कि ठीक है मैं तुम्हें फिनिश प्रोडक्ट दे दूंगा, वो बाद में दे देगा उस चीज को। लेकिन करना बड़ा मुश्किल था, प्रॉब्लम आती थी अमाउंट डिसाइड करने में कि देंगे कितना। ये कह रहे हैं डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, ये थोड़ी ना कह रहे हैं फ्यूचर पेमेंट्स होती ही नहीं थी। समझ रहे हो सकती है। आज भी कहा जाए कि गुड्स के बदले गुड्स, तो मैं तुमसे मान लो तुम कह सकते हो कि सर आपकी गाड़ी दे दो, हमारी गाड़ी आप ले लो, हो सकता है। दिस इज बार्टर सिस्टम, है ना। मुझे तुम्हारी गाड़ी पसंद है, तुम्हें मेरी गाड़ी पसंद है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि ठीक है सर मैं तो अभी खड़ी कर कर जा रही हूँ गाड़ी, लेकिन आप मेरे को 1 महीने बाद दे देना, पॉसिबिलिटी है ना। ऐसा हो सकता है कि आपको यूज़ करना है, टूर पे घूम के आओ, ट्राई कर लो, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो पहले भी ऐसे करते होंगे लोग, तो इस चीज़ पे अपने को जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो अपन एक बार इसको रीड करेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बार्टर सिस्टम, मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी। मीनिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, a thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money। कोई भी चीज, ऐसी चीज जिसको लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान ले, विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। एग्जाम्पल है रुपी इन इंडिया। इंडिया के अंदर डॉलर कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, तो इंडिया में डॉलर क्या रुपी है कि नहीं, मनी है कि नहीं है? नहीं है, इंडिया में नहीं है। इंडिया में मनी क्या है? रुपी, क्योंकि इंडिया में वही चलेगा। A dollar in USA is money as it is a commonly accepted medium of exchange there. In olden days, goods were exchanged for goods. Barter system. There was no money. Thus, a cobbler would make shoes in return for wheat from the farmer. वो कहता था wheat ठीक है खरीद रहा हूँ, बदले में तुम मेरे से जूते बनवा सकते हो, पॉलिश कर सकता हूँ, शू पॉलिश, तो वो करके देता था। तो ऐसे काम होते थे पहले। ठीक, a farm worker would get grains as a reward for his labor and so on. This system of exchange was known as barter system, but with a multiplicity of wants। क्या बोला? multiplicity of wants, मतलब wants बढ़ गए, इच्छाएं बढ़ने लगी। और क्यों बढ़ी? and greater need for exchange, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज बढ़े तो एक्सचेंज की जरूरत ज्यादा महसूस हुई। और जब एक्सचेंज ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन के अंदर प्रूव टू बी एन इनइफेक्टिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो जो बार्टर सिस्टम था वो क्या हो गया? इनइफेक्टिव हो गया। नाउ गुड्स वर नॉट सोल्ड फॉर गुड्स, इंस्टेड गुड्स वर सोल्ड फॉर मनी। यहां तक बात समझ में आ गई? इट इज देन व्हेन वी इन्वेंटेड मनी। तो जब हमें ये लगा कि अब यार बार्टर सिस्टम इनइफेक्टिव हो गया, बार्टर सिस्टम से हमारा काम नहीं चल रहा है, हमें कोई चीज ऐसी ढूंढनी है, कुछ ऐसी इन्वेंट करना है, कोई ऐसी चीज बनानी है जिसको लोग कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज कर सकें, एक्सेप्ट कर सकें, तो हमने फिर मनी को इन्वेंट किया। इनिशियली कॉइन्स आपको पता है गोल्ड के हुआ करते थे, बाद में सिल्वर इंट्रोड्यूस किए गए, अलॉय मेटल, है ना, पेपर मनी भी आ गया, प्लास्टिक मनी आज के टाइम में डेबिट कार्ड आप ये कह रहे हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैश कार्ड्स, ई मनी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ मनी। ई मनी जो है आपके पास मोबाइल में, दैट इज ई मनी, है ना, इसको हम कह रहे हैं। बाय वे ऑफ क्रेडिट डेबिट एंट्रीज इन द बैंक अकाउंट। दस द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज।
जैसे जैसे लोगों को जरूरत लगी कि अच्छा यार ये तो दिक्कत आ रही है, मतलब बहुत आसान हो गया। 10 साल के अंदर चीज़ें इतनी सिंपल हो गई हैं आप लोगों के लिए, बहुत बहुत आसान हो गया। पिछले 5 साल में बहुत ज़्यादा आसान हुआ है। हमारे टाइम पर एक फॉर्म भरने के लिए, डीयू में एडमिशन करवाने के लिए बहुत 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 परेशानी थी। पूरे दिन यहाँ से दिल्ली जाओ, टाइम से पहुँचो वहाँ पर, ताकि लाइन इतनी लंबी होती थी, सबको वेरिफिकेशन कराना होता था। पहले डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ, फिर वो पेमेंट के लिए आपको कहेंगे, फिर पेमेंट पहले जाओ, आप बैंक में जाओ, बैंक में लाइन लगाओ। पहले वेरिफिकेशन में लाइन लगाई, 2-4 घंटे में तो वहाँ लाइन लगेगी, सबका वेरिफिकेशन होगा। फिर वहाँ से वेरीफाई करने के बाद फिर आपको पेमेंट करवानी होती थी, पेमेंट के लिए आपको डीडी बनवाना पड़ता। आज के टाइम तो सारी पेमेंट ऑनलाइन है। पहले क्या होता था, हर पेमेंट के लिए डीडी बनवाना पड़ता था। और डिमांड ड्राफ्ट जिसको अपन कहते हैं, अभी भी बनते हैं लेकिन बहुत कम बनाते हैं डीडी, बहुत कम जगह। तो डीडी बनवाने के लिए बैंक जाना पड़ता था, फिर बैंक भागो, फिर बैंक में लाइन लगाओ डीडी बनवाने की, वहां पे 2 घंटे वहां कम से कम खराब करके आओ। फिर वो लेकर आओगे, फिर डिपॉजिट करवाने के लिए, उस डीडी को डिपॉजिट करवाने के लिए लाइन लगाओ। और आजकल ये सारा काम 10 से 15 मिनट के अंदर बड़ी मुश्किल से ऑनलाइन घर बैठे बैठे हो जाता है, आराम से इसी की हवा में। फिर क्या होता था, एक रजिस्ट्रेशन एक कॉलेज में ले लिया, अगली कट ऑफ में अगली में आया, फिर उससे पहले विड्रॉ करवाओ, पहले वहां जाके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ, फिर वहां से जाके विड्रॉ कराओ, फिर वहां भागो। टाइम लिमिटेड होता था, यही 3-4 दिन का टाइम मिलेगा। तो ये सारी प्रोसेस अब खत्म हो गई। सीए के अंदर हम फॉर्म भरने जाते थे तो एग्जाम वो आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ मिलते ही नहीं थे। इंस्टीट्यूट जाओ, वहां से फॉर्म लो, फॉर्म को फिल करो वहीं पर, फिर उसके ऊपर सीए के साइन चाहिए होते थे। अब वो सीए ढूंढो या फिर कोई लॉयर ढूंढो, कोर्ट में जाओ वहां पर, फिर उनको करवा के फिर वापस डिपॉजिट करके आओ। बुक्स भी वहीं से उठाकर लेकर आनी पड़ती थी। आज के टाइम में तो सब कुछ घर पे पहुंच जाता है। से देख रहे हो कितनी आसानी हो गई है। पिछले 10 साल के अंदर ही देखें तो टाइम हमारा कितना बचने लगा है। और फिर भी बच्चा कहता है कि टाइम नहीं है। हर चीज में तो टाइम बचने लगा है आज के टाइम में, हर चीज में लगभग लगभग बचने लगा है। लेकिन क्या करें, बचने के साथ साथ वेस्ट होना भी स्टार्ट हो गया है। आदत तुम लोगों को वैसे पड़ गई है, बैठते हैं, अच्छा चलो ठीक है यूट्यूब पे थोड़ी सी देर देख लेते हैं। अब वो 10 मिनट कब 1 घंटा बनती है पता ही नहीं चलता। ये दिक्कत है हम लोगों के साथ। चलो इतना ही कर लो, कोई बात नहीं।